जनजातीय कल्याण, ट्राइबल वेलफेयर। व्हाई इट इज इन न्यूज। हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया है। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें कि और कौन कौन सी चीजें हुई हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का उल्लेख करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह तिथि बिरसा मुंडा जयंती भी है, जिन्हें देश भर में जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की गई है। इस यात्रा को उद्देश्य लोगों तक पहुंच बढ़ाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। और किस रूप में कोट सकते हैं? पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में, कि सरकार लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम का यह एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले जो सरकार है वह जनता तक अपनी पॉलिसी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं विगत वर्षों में, उसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा देश में जो 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसमें सभी को जोड़ने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि पूरे देश में इस संदेश को फैलाया जाए कि भारत को एक विकसित देश बनाना है और सबकी जरूरत है, तो उसमें सबके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। तो इस चीज के लिए, इन बातों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है कि आपसे सहयोग की भी जरूरत है और योजनाएं हैं, आप उनके लाभार्थी बने, उनका लाभ लें, उनके बारे में आप जानें। इस चीज के भी बारे में बताया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों तक पहुंच बढ़ाना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। इस यात्रा की शुरुआत देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले जिलों से होगी। 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर कर लेगी। इसके बाद है पीएम जनमन के बारे में। तो जनमन जो अभी शुरू किया गया है, जनमन का फुल फॉर्म क्या है? पीएम जनजातीय आदिवासी महाअभियान, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों के लिए अनुमानित परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। इस मिशन में 9 मंत्रालयों के समन्वय से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पीबीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि की बेहतर पहुंच करना भी आवश्यक है। इसके अलावा सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण आदि की पूर्ण कवरेज करना भी इसके तहत काम किया जाएगा। तो पीएम जनमन क्या है? कुल मिला के जो जनजाति के लिए योजनाएं हैं उनका समीकरण करके आगे उनको डिलीवर करना है, ठीक है। जनजातियों के विकास के लिए दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं? एक है अहस्तक्षेप का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण जनजातियों के अधिकारों, जीवन के उनके पारंपरिक तरीकों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, तो इस दृष्टिकोण को यदि हम देखें, हस्तक्षेप का दृष्टिकोण, और खासकर इसमें कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी हम भारत कई मामलों में इसको फॉलो करता है, खासकर अंडमान में जो जनजातियां रहती हैं, सेंटिनलीज आइलैंड, तो वहां पर भारत ने इसी दृष्टिकोण को फॉलो किया है कि हम भारत सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में ना ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता है और जो भारतीय नागरिक हैं वह भी उन क्षेत्रों में ना जाएं ज्यादा, ठीक है। और जो जनजातियों की जो प्राकृतिक जीवन शैली उनमें हस्तक्षेप ना करें, तो इसलिए उन क्षेत्रों को निश्चित क्षेत्र घोषित किया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, कि आप वहां पर जा नहीं सकते हैं। इसके अलावा समावेशिता आधारित दृष्टिकोण, ये मुख्यतः अमेरिका में देखें तो इस चीज को काफी फॉलो किया गया। भारत में भी जो मेनलैंड एरिया की जो जनजातियां हैं उनके संदर्भ में इसको फॉलो किया जा रहा है। इसमें क्या है,
जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण के तहत उन्हें समुदाय समुदाय की भाषा, रीति रिवाज, जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो अधिकांश मामलों में देखें तो इसी को फॉलो कर रहे हैं, बट सरकार इसमें समावेशिता के साथ साथ उनकी विविधता का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो भारत में अगर हम मेनली इसी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बट उसके साथ साथ जो जनजातियों की डाइवर्सिटी है उसको संरक्षित रखते हुए कि वो खत्म ना हो और उनका मुख्य समाज के साथ एकीकरण भी हो पाए, दोनों बातों को। ठीक है, तो उसमें मूल्य का मेन फैक्टर क्या है? समावेशिता। ठीक है, और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको सुरक्षित रखना और बाकी सामाजिक, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में एकीकरण करना और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित, जो उनकी अलग है सांस्कृतिक आइडेंटिटी, कल्चर डिस्टिंग्विशनेस है, उसको अलग रखना। बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर में उनका समावेशन करना। इस बात है समीकरण दृष्टिकोण है, खासकर इसको कहाँ पर फॉलो किया गया? अमेरिका में। यहाँ पर क्या है कि आप वहाँ की जो मूल लोग हैं उनमें पहचान नहीं कर पाएंगे और जो बाहर से आए लोगों में, क्योंकि उनको पूर्णतः उनका समीकरण कर दिया गया है, उनकी व्यक्तिगत पहचान भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका उद्देश्य जिम्मेदारीपूर्ण साझेदारी के लिए जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच में रचनात्मक संयोजन विकसित करना है। यह दृष्टिकोण जनजाति विकास के लिए पंचशील सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण दृष्टिकोण में क्या है? जनजाति और गैर जनजातियों के बीच रचनात्मक समायोजन करना है। यह दृष्टिकोण, समीकरण दृष्टिकोण मतलब इंटीग्रेशन, कि लोगों को आपस में जोड़ना। अब इसके बाद देखते हैं जनजातीय विकास के लिए पंचशील कौन से हैं। तो जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत, तो इनको हम कोट कर सकते हैं एज अ रिकमेंडेशन, या फिर जो हम सुझाव देते हैं उनके रूप में इनको कोट किया जा सकता है मेंस के आंसर में। लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए और बाहरी मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि और जंगल पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जनजातीय समूहों को प्रशासन एवं विकास के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में अभिशासन से संबंधित गतिविधियां सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। परिणामों का मूल्यांकन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो परिणामों का मूल्यांकन करना। तो इस तरीके से 5 पंचशील सिद्धांत है। थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में जो प्रीलिम्स में काम आएगा, और पीवीटीज के बारे में क्या है, थोड़ा इनको मेंस के लिए जाने की जरूरत है। तो पीवीटीज क्या है? ये अनुसूचित जनजाति श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी है। यूएन डेवर आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1973 में पीवीटीज के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। 2006 में भारत सरकार ने पीटीज का नाम बदलकर पीवीटीज कर दिया। और पीवीटीज की पहचान करने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं? सबसे पहले है आदिम कृषि, मतलब जो प्री एग्रीकल्चर प्रणाली का प्रचलन होना। इसके बाद है अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता का निम्न स्तर होना, आर्थिक पिछड़ापन होना। इसके बाद है घटती और स्थिर जनसंख्या होना। वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में 75 पीवीटीज की पहचान की गई है। भारत की उड़ीसा में सर्वाधिक पीवीटीज की संख्या है और वह संख्या कितनी है? 13। तो भारत में सर्वाधिक पीवीटीज कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। इसके बाद है जनजातीय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन कौन सी है? सबसे पहले पहचान का संकट। जनजातियों की पारंपरिक संस्थाएं और नियम कानून आधुनिक संस्थाओं के साथ टकराव की स्थिति आ जाती है। इससे जनजातियों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर आशंकाएं पैदा होती है। उदाहरण के लिए जनजातीय बोली और बोलियों का विलुप्त होना। खासकर यूनेस्को के अनुसार देखें तो भारत में बहुत सारी, लगभग 196 बोलियां, खासकर उनमें जनजातीय बोलियां अधिकांश शामिल है। तो यूनेस्को के अनुसार 196 बोलियां भारत में संकटग्रस्त अवस्था में है।
इसके बाद है विकास से जो उत्पन्न होने वाला विस्थापन और पुनर्वास है, तो वह भी जनजातियों के लिए एक समस्या खड़ी करता है। इसमें अगर देखें, जनजातियों के विकास कार्यों, आपदाओं, संघर्ष आदि के कारण अपनी मूल भूमि या स्थान से विस्थापित होना पड़ता है। इसके बाद है शिक्षा। जनजातियों में साक्षरता प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा में 73%, यहाँ पर जो भारत का औसत है वह कितना है, 73% है, जबकि जनजातियों में यह है 58 पॉइंट कुछ है, उसको 59 मान सकते हैं। इसके बाद है जनजातियों में साक्षरता के निम्न स्तर के कारण गरीबी, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक विकास, शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा से अलग होना शामिल है। इस बार स्वास्थ्य में देखें, जनजातीय आबादी कई प्रकार की बीमारियों के बोझ से पीड़ित है, जैसे कुपोषण और संचारी रोगों की उच्च दर, तीव्र शहरीकरण के कारण गैर संचारी रोगों में वृद्धि, मानव विकार और व्यसन, ये जो बोलते हैं नशे की लत होना। ठीक है। इसके बाद है ऋण के बदले श्रम, डेप्ट बॉन्डेज। तो डेप्ट बॉन्डेज, जनजातियों के बीच ऋण के बदले श्रम भी एक प्रमुख समस्या है, जिसे अक्सर बंधुआ मजदूरी के रूप में देखा जाता है। यह समस्या अधिक गरीबी, ऋण देने से संबंधित कानूनों में खामियों, जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जनजातीय समुदाय अक्सर प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, इसलिए वे समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उपेक्षा और भेदभाव, जनजातीय समूहों को सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। आगे की राय, पीवीटीज की पहचान और उनकी कमजोरियों का आकलन करना। हमें पीवीटीज के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के बारे में जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें विशेष रूप से डिजाइन की गई जनगणना अभिलेख तैयार करना होगा। इसके तहत जनजातीय परिवारों की ऋणग्रस्तता का वास्तविक मूल्यांकन करना तथा उनके ऋणों को चुकाने और उन्हें ऋण मुक्त बनाने के लिए रणनीति तैयार करना आवश्यक है। नेक्स्ट है अधिकारों को मान्यता देना और विकास के दृष्टिकोण को अपनाना। तो अधिकारों को मान्यता देना और विकास के दृष्टिकोण को अपनाना, जनजातियों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उन अधिकारों की सुरक्षा और अधिकार धारकों के सशक्तिकरण के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय भूमि और आवासों पर विकास करने से पहले जनजातियों की सहमति ली जाए। यह सहमति स्वतंत्र विकास कार्य शुरू करने से पूर्व तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। शासन और सेवा वितरण संस्थान, सरकार और सेवा देने वाले सभी विभागों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पीवीटीज की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं और काम करने के तरीकों में सुधार करना होगा ताकि उन्हें पीवीटीज जनजाति की जरूरतों का ख्याल रखा जा सके। वन साइज फिट फॉर ऑल जैसे अप्रोच के बजाय पारंपरिक संस्थानों और शासन प्रणालियों को मजबूत एवं पुनर्जीवित करना चाहिए। पोषण और स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और स्थानीय भाषाओं में हो।